हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 25 जो आपकी 31 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। ओके सो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। वहाँ पे हम थोड़ा सा जो हमने पार्ट उसका उठाना है वो उठाना है वायवीय और अवायवीय जो हमारा श्वसन था उसके बारे में। ठीक है, तो अवायवीय जो श्वसन था उसमें ऑक्सीजन जो थी वो हमें नहीं चाहिए होती थी, वायवीय में ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए होती थी। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो है पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अंतर्वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं। तो जो भी एरोबिक या वायवीय श्वसन के थ्रू अपनी श्वसन क्रिया करते हैं के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया करते हैं उनको लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, वो मिलती रहनी चाहिए पर्याप्त मात्रा के अंदर लगातार। ठीक है, पौधे जो है वो कोशिकीय श्वसन के द्वारा सांस लेते हैं। तो हम पौधों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है। रंध्र जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोला जाता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण की विधि द्वारा होता है। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं। अंतर्कोशिकीय स्थान पर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसल जो होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट होता है ना उसमें अब हम तो क्या करते हैं, नोज के थ्रू रिस्पायर करते हैं, नाक के थ्रू हम अपनी श्वसन क्रिया जो है वो करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, पर जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर उनके जड़ें होती हैं, उनके द्वारा भी वो अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। जो तना होता है उसके द्वारा भी करते हैं। तने में जो लेंटिकल होते हैं उनके द्वारा करता है वो लेंटिसल या इसको बोला जाता है। ठीक है, और पत्तों में जो स्टोमेटा होता है या रंध्र जिसको बोलते हैं उनके द्वारा भी जो है वो जो श्वसन प्रक्रिया है वो पौधों में होती है। ठीक है, अब ये है जो लिखा हुआ है, ये मैं आपको इस फिगर से समझा देती हूँ। ये हमारे पास दिया हुआ है रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ये वाला बंद है, ये वाला खुला है। ठीक है, अब इसमें आपको ये जो लाल रंग का दिख रहा है वो केंद्रक है। ये छोटे छोटे आपको जो हरे हरे डॉट दिख रहे हैं ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है। बीच में ये काला सा डॉट जो आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में रक्षक कोशिका दी हुई है और कोशिका भित्ति दी हुई है। रक्षक कोशिका मतलब बाहर वाली जो सेल वाल होती है जो उसको प्रोड्यूस करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब होता क्या, देखो जब प्लांट्स के अंदर जब हमारा स्टोमेटा है जब बंद रहता है तब कुछ नहीं होता। जब वो ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके थ्रू अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गई अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या आ जाती है बाहर। अब हर बार ऑक्सीजन ही बाहर नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है दिन के टाइम और ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, जब उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी दिन में और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगी। बट रात में प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो रात को होती नहीं है, पर पौधे तो रात को सांस लेते हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण और जो श्वसन क्रिया दोनों साथ साथ में होते हैं, पर प्रकाश संश्लेषण जो है वो अधिक तीव्रता से होता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय उनको लाइट भी तो चाहिए होती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया थोड़ी कम होती है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो ज़्यादा जो है दर से होता है। उसके बाद में क्या होता है कि दिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो वो खाना बनाने में प्रकाश संश्लेषण में उसका प्रयोग कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया जाता है। बट रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है, इसलिए पत्तियों के रंध्रों से ऑक्सीजन का विसरण द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो ओस की बूंदें आपको छोटी छोटी दिखाई देती हैं सुबह सुबह। अब स्थलीय जो जंतु होते हैं, स्थलीय यानी कि जो जमीन पे रहने वाले होते हैं, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं वो पानी के अंदर जो घुली हुई है, पानी को हम क्या बोलते हैं, H2O तो लिखते हैं साइंस के अंदर केमिस्ट्री में। तो H2O यानी कि इसमें ऑक्सीजन है, तो पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो जलीय जीव जो है वो उसका उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है जल के कंपेरेटिवली उसके आप बोलो कि उसके अगर हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके विलय यानी कि कंपैरेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है जो ज़मीन पे रहने वाले हैं ना वो धीरे धीरे सांस लेते हैं। अब हम लगातार सांस थोड़ी लेते हैं, लगातार ऐसे थोड़ी लेते हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, सुन भी नहीं रही। ठीक है, बट जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। कभी आपने मेंढक को देखना, वैसे वो तो दोनों जगह पे रहता है, पर वो भी बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। मछली को देखना, कोई जीवित मछली आपको दिखे तो उसको देखना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है। ठीक है, अब क्या होता है मछली में श्वसन कैसे होता है, तो अब हमने जलीय जीवों की बात कर ही ली श्वसन की, तो एक को देख भी लेते हैं। तो जो मछली है उसमें जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स।
ठीक है। ये गिल्स गैसों का आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपको रेड रेड दिख रही है, ये इसके रुधिर नलिकाएं हैं, और ये यहाँ पे उसके जो है वो गलफड़े जिनको बोला जाता है गिल्स, ठीक है। इसके द्वारा जो है वो मछली है वो सांस लेती है, ठीक है। ये गिल्स जलीय जंतुओं को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन है वो मछली को सोखने में सहायता करते हैं, लेने में सहायता करते हैं। होता क्या है, मछली मुंह में से पानी अंदर लेती है, अंदर लेके वो क्या करती है, गलफड़ों में से एकदम से उसको बाहर निकालती है, और गलफड़ों के साथ उसकी रुधिर यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को सोख लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाके उसी गलफड़ों में से, उसी गिल्स में से बाहर निकाल देती है, ठीक है। ये हो गया हमारा मछली का श्वसन, ये आप पढ़ के देख लेना, यही चीज़ है, ठीक है। गिल्स को क्लोम भी बोला जाता है कई बार। उसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन स्तय के लक्षणों की, यानी कि जिस स्तय से श्वसन होता है उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि वो पतली होनी चाहिए, दूसरा है कि वो गैसों के पारगम्य होनी चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कौन सी गैस रखनी है, कौन सी वापस रखनी, बाहर निकालनी है, ठीक है। यह जल या तथा श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, जल यानी कि पानी के द्वारा, या श्लेष्मा यानी कि जो नाक में से, जीवों की नाक में से एक तरल पदार्थ जो निकलता है उसको श्लेष्मा कहा जाता है। इसका सही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए ताकि ज़्यादा पानी जो है वो, या ज़्यादा हवा जो है वो उसके संपर्क में आए और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा सके। या परोक्ष या अपरोक्ष रूप में वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। परोक्ष या अपरोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वायु और जल के संपर्क में होना चाहिए, यानी कि हवा और पानी के साथ इसका संपर्क होना चाहिए, ठीक है। अब परोक्ष क्या होता है, परोक्ष ये होता है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है डायरेक्ट जब पेशेंट के मुंह के ऊपर नाक के साथ उसकी जो नली है वो जोड़ दी जाती है, वो होता है सिलेंडर से सीधा उसके नाक तक जा रही है, वो होता है डायरेक्ट यानी कि परोक्ष। और अप्रत्यक्ष क्या होता है या अपरोक्ष क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर घूम रहे हैं, वातावरण के अंदर घूम रहे हैं, हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधे का वह अंग जो गैस का आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाइए, ठीक है। तो पौधों का जो प्रत्येक भाग है वो श्वसन करता है। इसका प्रमुख श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है वो होता है। नीचे आपको रंध्र जो है वो बनाए हुए दिए हुए हैं, ये जो खुला रंध्र है और ये जो है वो आपका बंद जो रंध्र है, इनको आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी बन जाएंगे आराम से। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो पौधों में जो श्वसन क्रिया यानी कि श्वसन गैसों का आदान प्रदान है वो शरीर की सतह द्वारा डिफ्यूजन प्रक्रिया से या डिफ्यूजन क्रिया से होता है। पेड़ पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। इनमें हवा का आदान प्रदान मुख्यतः या मूलतः उपस्थित जो पत्तियों में छिद्र उत्पत्तित होते हैं, जिनको रंध्र भी बोला जाता है, उनके थ्रू, या जिनको स्टोमेटा भी बोला जाता है, उनके थ्रू किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। इनके अलावा तने से भी कुछ छिद्र होते हैं और जड़ें अपनी पूरी सतह से सांस लेती हैं। श्वसन क्रिया पेड़ पौधों में ऑक्सीजन का, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसमें क्या नेक्स्ट है हमारे पास, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। हाँ, पौधे रात में सांस लेते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो पत्तियों में रंध्रों में ऑक्सीजन विसरण के द्वारा प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है और जलवाष्प जो आपको ओस के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। उसके बाद में मछली किस प्रकार सांस लेते हैं। तो मछली अपने गलफड़ों गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मछली के गलफड़े पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में करती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो बाहर निकालते हैं। या खुली हवा या पानी के बाहर ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर सकते। जब मछली पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछली के गलफड़े जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए वो मर जाती है। आपने पोइम सुनी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, यानी कि जीवित कब रहेगी, पानी में, ठीक है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाओगी। तो बाहर क्यों नहीं मर जाती है, क्योंकि उसके गलफड़े काम नहीं करते, गिल्स काम नहीं करते। उसके बाद में श्वसन की सतह के कोई 3 लक्षण आपने लिखने हैं। तो पहला कि ये पतली होनी चाहिए, यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए, आर पार हो सके, पता हो कि कौन सी को आर करना है, कौन सी को पार करना है। यह जल और श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। सतही क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु और जल के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस जो वर्कशीट में दिए थे। आप अब इसको पोज कीजिए यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। आप यहाँ पे इसको पोज करके इनको लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले 3 और 2 देख लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे इसका। उसके बाद में चलते हैं, ये हमारा चित्र है जो हमने बनाना है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने करना है, ठीक है। सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 25 कक्षा 10 के लिए विज्ञान की।